हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है। तो जो सीरीज मैंने आपकी स्टार्ट करी थी बिजनेस स्टडी की, जो कि हिंदी मीडियम में है 11वीं कक्षा वालों के लिए, और ये सीबीएसई का सिलेबस मैं करवा रहा हूँ। ये हर बात मैं इसलिए बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, ताकि कोई अगर नया स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हो तो उसे कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए कि मैं क्या करवा रहा हूँ और कौन सा सिलेबस मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपकी इसी सीरीज में मैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.5 के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले के जितने भी चैप्टर और एक्सरसाइजेस हैं, सबके वीडियोस अपलोड कर दी जा चुकी हैं। उन सभी को आप जाकर देख सकते हैं, और अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। और नोट्स के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज की एक्सरसाइज 2.5 में हम कंपनी संगठन के बारे में जानेंगे कि कंपनी संगठन क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपनी होती क्या है। कंपनी व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप है जिसकी स्थापना लाभ के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐच्छिक संस्था के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, कंपनी एक व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप है जिसकी स्थापना लाभ के लिए किया जाता है। ठीक है, कुछ व्यक्ति खुद की इच्छा से, यानी ऐच्छिक, यानी कि खुद की इच्छा अनुसार संस्था के रूप में कंपनी अधिनियम, इसके लिए अधिनियम है, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, कंपनी में क्योंकि अनेक व्यक्ति मिलकर पूंजी लगाते हैं, इसलिए इसे संयुक्त पूंजी कंपनी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। इसका ओनर केवल एक आदमी नहीं होता, बहुत सारे लोग इसमें पूंजी लगाते हैं, तो इनके ओनर भी एक से अधिक होते हैं, इसीलिए इसको हम संयुक्त पूंजी कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी कंपनी की परिभाषा। अब देख लेते हैं कि कंपनी की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहला है व्यक्तियों का समामेलित संघ। नाम से ही पता लग रहा है, व्यक्तियों का समामेलित संघ, मतलब कि यहाँ पर अनेक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। जैसे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कोई अकेला व्यक्ति कंपनी नहीं बना सकता। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 व्यक्ति और निजी कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी का निर्माण करने के लिए सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 व्यक्ति होने चाहिए, और निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी की अगर आप स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। ठीक है, जो कंपनी विधान द्वारा एक निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होता है। कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जन्म देने वाली कोई माँ नहीं होती, बल्कि इसका जन्म विधान के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति कहते हैं। किसको कहते हैं? कंपनी को कहते हैं। ठीक है, अगला है पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग तथा स्वतंत्र होता है। ठीक है, जो कंपनी होती है उसका खुद का अस्तित्व होता है। ठीक है, जो सदस्य होते हैं उनसे अलग होता है और स्वतंत्र होता है। कंपनी अपने नाम में संपत्ति रख सकती है और अनुबंध कर सकती है। जो कंपनी होती है वो खुद के नाम पर संपत्ति रख सकती है और अनुबंध भी कर सकती है। यह दावा कर सकती है और इस पर भी दावा किया जा सकता है। मतलब कि कंपनी भी आपके ऊपर दावा कर सकती है और आप भी कंपनी के ऊपर दावा कर सकते हो, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगला है स्थायी अस्तित्व। कंपनी का जीवन व्यावसायिक संगठन के अन्य प्रारूपों की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। ठीक है, कंपनी का जो जीवन होता है व्यावसायिक संगठन के अन्य जो प्रारूप होते हैं उन सभी से अधिक स्थायी होती है। ठीक है, क्योंकि कंपनी का एक कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, क्योंकि कंपनी क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए इसकी स्वाभाविक मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, और इसके साथ ही कंपनी के अस्तित्व पर किसी अंशधारी की मृत्यु, दिवालिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि कंपनी में जो भी कार्यरत है, अगर वो कंपनी छोड़कर चले जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसका प्रभाव कंपनी के ऊपर नहीं पड़ता। इसका जो अस्तित्व होता है वो स्थायी रहता है। ठीक है,
अगला है सीमित दायित्व। कंपनी में अंशधारियों का दायित्व प्रायः उनके द्वारा खरीदे गए अंश के मूल्य तक ही सीमित होता है। कंपनियां असीमित दायित्व वाली तथा गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली भी हो सकती हैं, लेकिन इनका प्रचलन नहीं के बराबर है। ठीक है, जो कंपनी के अंशधारी होते हैं उनका दायित्व केवल उनके अंश तक सीमित होता है, जितने का उनका अंश है उसका दायित्व भी वहीं तक सीमित होता है। ठीक है, जो कंपनियां होती हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं, एक असीमित दायित्व वाली और दूसरी गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली, लेकिन अब ये प्रचलन में नहीं है। ठीक है, अगला है अंशों की हस्तांतरणीयता। सार्वजनिक कंपनी के अंश स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित किए जा सकते हैं। इनके क्रय विक्रय पर कोई वैधानिक प्रबंध नहीं है और न ही साझेदारी व्यवसाय की भांति अन्य सदस्यों से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता है। ठीक है, अंशों की हस्तांतरणीयता नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर अंशों को आप हस्तांतरित कर सकते हो, मतलब कि अंशों को खरीदा बेचा जा सकता है बिना किसी की इजाजत के। अगर आपकी इच्छा है कि बेच सको तो आप बेच दो, अगर आप चाहते हो किसी खरीद लो तो आप खरीद भी सकते हो। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अगला है जोखिम सहन करना। एकाकी व्यापार में समस्त जोखिम एक ही व्यक्ति को तथा साझेदारी में कुछ व्यक्तियों को उठानी पड़ती है, लेकिन कंपनी में यह अनेक सदस्यों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, जो एकाकी व्यापार होता है उसमें समस्त जोखिम एक ही व्यक्ति को उठाना पड़ता है, क्योंकि मालिक ही एक व्यक्ति होता है, कार्य भी वो खुद ही करता है। साझेदारी में कुछ व्यक्ति होते हैं, उन सभी को उनको उठाना पड़ता है, लेकिन जो कंपनी होती है इसमें अनेक व्यक्ति होते हैं, इसलिए जितना भी जोखिम होता है उन सभी में वो विभाजित हो जाता है। ठीक है, हमने अभी कंपनी संगठन की विशेषताएं देखी थी, अब देख लेते हैं कि कंपनी संगठन के लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला लाभ यही है कि इसका सीमित दायित्व होता है। कंपनी के अंशधारी उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों पर बकाया राशि तक भुगतान करने के लिए दायी होते हैं। ठीक है, जो कंपनी के अंशधारी होते हैं उनके पास जो अंश होता है उस अंश पर जितना बकाया राशि है उसका भुगतान करने के लिए वो उत्तरदायी हैं। ठीक है, एकाकी व्यापार एवं साझेदारी की भांति अंशधारियों की निजी संपत्ति या व्यवसाय के दायित्वों के भुगतान के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती। मतलब जो हमने पढ़ा था, जो पहले इससे पहले की एक्सरसाइज में पढ़ी थी, एकाकी व्यापार और साझेदारी, इसमें क्या था कि अंशधारियों को क्या करना पड़ता था, निजी संपत्ति को भी यूज में लाया जाता था उनके दायित्वों की भुगतान करने के लिए, उनको खुद की निजी संपत्ति भी इसमें देनी पड़ती थी, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। ठीक है, कंपनी में ऐसा नहीं है, उनको उनकी निजी संपत्ति का यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते वो भुगतान के लिए। ठीक है, तो अगला है अंश हस्तांतरण सुविधा। सार्वजनिक कंपनी का कोई भी सदस्य अन्य सदस्यों की सहमति के बिना ही स्वतंत्र रूप से अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकता है, जो कि मैंने पीछे ही विशेषता में बताई। ठीक है, यहाँ पर बिना किसी के रोक टोक के, बिना किसी से इजाजत लिए पूछे आप स्वतंत्र रूप से अपने अंश को खरीद बेच सकते हैं। निरंतरता, इसका अस्तित्व स्थायी होता है, सदस्यों की मृत्यु या दिवालिया का कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता, इसलिए ये निरंतर चलती रहती हैं। ठीक है, अगला है विकास एवं विस्तार की संभावना। विकास एवं विस्तार की संभावना, कंपनी व्यवसाय में विकास एवं विस्तार की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, जो कंपनी है इसमें क्या होता है, विकास और विस्तार की इसमें पूरी संभावना रहती है। इसके कारण क्या क्या है, पर्याप्त पूंजी, पर्याप्त प्रबंध क्षमता और सीमित दायित्व, ये वो कारण है जिनके आधार पर कंपनी का विकास और विस्तार होता है। ठीक है, अगला है कुशल प्रबंध। अधिक वित्तीय साधनों की उपलब्धता तथा व्यवसाय में निरंतरता के कारण कंपनी प्रबंध विशेषज्ञों की सेवाओं का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, कंपनी में अधिक वित्तीय साधन है, ठीक है, और कंपनी निरंतर चल रही है, इसके आधार पर कंपनी विशेषज्ञों की सेवाओं का प्रयोग करती है। ठीक है, कुशल एवं अनुभवी प्रबंधक आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों का प्रयोग करके व्यवसाय को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, कंपनी के पास जब वित्तीय साधन उपलब्ध हैं, उचित मात्रा में हैं, ठीक है, अधिक हैं, और कंपनी व्यवसाय निरंतर चल रहा है, ठीक है, तो इस स्थिति में कंपनी क्या करती है कि
प्रबंध के विशेषज्ञों की सेवाएं लेती है, जिससे क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, आगे निरंतर अपना सफल भविष्य बनाती है। ठीक है, उससे उसका विस्तार होता है, उससे उसका विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुशल प्रबंध भी होता है, इसका ये एक लाभ है। अब देख लेते हैं कि कंपनी संगठन की सीमाएं क्या क्या हैं, क्योंकि जिस चीज की क्या है लाभ है, उसकी हानियां भी होती हैं। तो अब देखते हैं हानियां। निर्माण में कठिनाई। कंपनी का निर्माण करना अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य है, वह खर्चीला कार्य है। इसके निर्माण के लिए अनेक प्रलेख तैयार करने पड़ते हैं और उन्हें रजिस्ट्रार के पास दाखिल करानी होती है। इन कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में बहुत समय व धन दोनों नष्ट होता है। ठीक है, जो कंपनी की मेन समस्या वो ये है कि इसके निर्माण में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी का निर्माण करना बहुत ही खर्चीला होता है। इनके लिए अनेक प्रलेख डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और इन सभी कामों में बहुत सारा धन और समय दोनों ही नष्ट होता है। अगला है गोपनीयता का अभाव। मैं एक टिप देना चाहूँगा यहाँ पर, ये जो बातें लिखी हुई हैं ये सारी, इन सभी को हम बनाकर भी लिख सकते हैं अगर हमने मेन पॉइंट के बारे में समझा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है गोपनीयता का अभाव, तो गोपनीयता का अभाव का अगर आपको मतलब पता है तो आप ये आगे की लाइनें अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं। जैसे गोपनीयता का मतलब होता है कि किसी भी चीज को अपने तक सीमित रखना। ठीक है, जैसे बोलते हैं गोपनीय, गोपनीय का मतलब क्या होता है, छिपाना। ठीक है, भेद रखना। ठीक है, कंपनी अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक कंपनी को अपने खातों का प्रकाशित करना होता है तथा अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल करानी होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी होती है अपनी कंपनी की खुफिया बातें, अपनी कंपनी की भेद वो खुद तक नहीं सीमित रख पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सार्वजनिक कंपनी होती है उसको हर एक प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष अपनी कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी की दस्तावेजों को रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल कराना होता है, जिससे कि उसकी गोपनीय बातों का भी अन्य लोगों को पता चल जाता है, वो उस कंपनी तक सीमित नहीं रह पाता। तो यहाँ पर ये गोपनीयता का यहाँ पर अभाव होता है। अगला है निर्णय लेने में देरी। एकाकी व्यापार साझेदारी की दशा में शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन कंपनी संगठन में निर्णय लेने में अधिक समय लगता है। ठीक है, एकाकी व्यापार में निर्णय लेने में देरी नहीं होती। आपको पता है एक व्यक्ति होता है, झट देने से कुछ भी निर्णय ले लेता है। साझेदारी में भी ज्यादा व्यक्ति नहीं होते, इसलिए यहाँ पर भी शीघ्र निर्णय ले लिया जाता है, लेकिन कंपनी में अनेक व्यक्ति होते हैं, आपको पता है, इसलिए यहाँ पर निर्णय लेने में देरी होती है। प्रेरणा का अभाव। इसका मुख्य कारण अवैतनिक कर्मचारियों को प्रत्यक्ष प्रेरणा का अभाव है। उन्हें पता है कि यदि अधिक कुशलता से कार्य करेंगे तो उसका प्रतिफल केवल स्वामियों को ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ के जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनमें प्रेरणा की कमी होती है, क्योंकि वो यह जानते हैं कि अगर वो जो भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो कुशलता से करें ना करें, जैसा भी करें, उससे उनका कुछ लाभ नहीं होना है। उसका जितना भी लाभ होगा वो केवल स्वामियों को होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कर्मचारी पूरा मन लगाकर कार्य नहीं करते, कुशलता से कार्य नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मचारियों में प्रेरणा की कमी है। अगर उनको मोटिवेट करना है तो कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि उनके वेतन को बढ़ा दिया जाए, उनको बोनस दिया जाए, सहभागिता। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर दी जाए तो इनसे वो क्या होते हैं, कर्मचारी प्रेरित होते हैं और काम के प्रति आकर्षित होते हैं और अधिक कुशलता से कार्य को करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कंपनी को लाभ हुआ तो हमें बोनस मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी, तो कर्मचारियों का भी लाभ होगा। तो इस तरीके से हम कर्मचारियों को प्रेरित भी कर सकते हैं। लास्ट है अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। कंपनी संगठन का दूसरा मुख्य दोस्त नहीं है, ये दोष है। ठीक है, दोष इन पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण का होना है। अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने में अनेक वैधानिक नियमों का पालन करना, समय समय पर विभिन्न सूचनाएं सरकार को भेजना आदि ऐसे सरकारी बंधन है जो कंपनियों के विकास में रुकावट डालते हैं। जो सार्वजनिक कंपनियां होती हैं या कोई भी कंपनियां हो, उन पर सरकारी नियंत्रण बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो कुछ भी करती हैं तो उनको सरकार को क्या करना पड़ता है, उसकी रिपोर्ट देनी होती है। सरकार ने जो
नियम कायदे कानून जो भी बना रखे हैं उनका पालन करना होता है, जिसके वजह से कंपनी का विकास उतनी जल्दी से नहीं हो पाता, ठीक है, देर लगती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हम अत्यधिक जो होता है वो सरकारी नियंत्रण होता है कंपनियों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि सरकार ने अगर कोई भी ऐसी योजना लागू कर दी तो उसका फर्क सबसे ज़्यादा कंपनी के ऊपर आता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंपनी और साझेदारी में अंतर। कंपनी और साझेदारी में अंतर, तो देखते हैं कौन कौन से अधिनियम इनमें लागू होते हैं। कंपनी का नियंत्रण भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत होता है, ठीक है। जो कंपनी है इसके ऊपर नियंत्रण कौन करती है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। और साझेदारी का आपको बता ही रखा है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। पंजीकरण कंपनी का अनिवार्य है और साझेदारी का अनिवार्य नहीं है, ठीक है। स्थापना कैसे होती है, कंपनी की स्थापना विधान द्वारा होती है, औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है कंपनी की स्थापना करने के लिए। साझेदारी की स्थापना साझेदारों के आपसी समझौते द्वारा होती है, ठीक है। आपस के जितने भी साझेदार है आपस में तैयार हो गए तो क्या हो गया, इनकी साझेदारी स्थापित हो जाती है। लेकिन कंपनी की स्थापना करने के लिए आपको औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दायित्व, अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। जो कंपनी के अंशधारी होते हैं इनका दायित्व सीमित होता है और यहाँ पर साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, ठीक है। जो साझेदार होते हैं इनके दायित्व असीमित होते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ होते हैं और उन्हीं को सारे काम करने पड़ते हैं चाहे कोई से भी कार्य हो। लेकिन कंपनी में क्या होता है, उनके दायित्व सीमित होते हैं। यहाँ पर अनेक व्यक्ति होते हैं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, जिसके वजह से हर एक व्यक्ति पर उतना दबाव नहीं आता जितना कि साझेदारों में आता है। सदस्यों की संख्या, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 होने चाहिए और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। अगर सार्वजनिक कंपनी है तो कम से कम 7 व्यक्ति होने चाहिए और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। निजी यानी कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिकतम 200 होने चाहिए, ठीक है। और साझेदार में न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 होने चाहिए। तो ये आपके लिए यहाँ पर जो मैंने बताया, ये साझेदारी और कंपनी में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। आइए अब आगे चलते हैं। कंपनियों के प्रकार। निजी कंपनी, कंपनी मेनली 2 प्रकार की होती है, आपको पता होगा, निजी और सार्वजनिक। इनके बारे में जान लेते हैं। तो निजी कंपनी का अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जिसके अंशों को आम जनता में नहीं बेचा जा सकता, ठीक है। निजी कंपनी वह कंपनी होती है जिसके अंशों को आम जनता में नहीं बेचा जाता, ठीक है। अब देखते हैं सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी का अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जिनके अंशों का स्वतंत्रता पूर्वक आम जनता के सदस्यों द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है। मतलब सार्वजनिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके अंश जनता के बीच में बेचे जाते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है। इन्हें कोई भी खरीद बेच सकता है, लेकिन निजी कंपनी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देख लेते हैं एकल व्यक्ति कंपनी, ओपीसी, ठीक है, 1 पर्सन कंपनी। इसका अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सदस्य होता है, ठीक है, एक ही व्यक्ति सदस्य होता है तथा जो सामान्य कंपनी के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। ये एकल व्यक्ति कंपनी होती है। अब देख लेते हैं कि ओपीसी की स्थापना के कारण इनको स्थापित क्यों किया गया। एकल व्यक्ति जो कंपनी है इसकी स्थापना आखिरकार क्यों हुई। पहला है असंगठित क्षेत्र को संगठित बनाने के लिए। एकाकी स्वामित्व व्यवसाय, व्यवसाय का एक असंगठित प्रारूप है, ठीक है। जो ओपीसी है यानी कि एकाकी स्वामित्व व्यवसाय, ये एक असंगठित प्रारूप है, ठीक है, व्यवसाय का। असंगठित होने के कारण लोग इस पर अधिक विश्वास नहीं करते, ठीक है। वे इसे उधार माल व ऋण देते समय संकोच करते हैं। एकल व्यक्ति कंपनी के अस्तित्व में आने से एकाकी व्यापारियों को असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। अब एक एकाकी व्यापारी दूसरे लोगों को साथ मिलाए बिना ही कंपनी की स्थापना कर सकता है, जिससे उसे संगठित सेक्टर के सभी लाभ प्राप्त होंगे, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई वो इसलिए की गई कि जो असंगठित क्षेत्र है उनको संगठित बनाया जा सके, ठीक है। जब एकाकी स्वामित्व व्यवसाय अस्तित्व में आया तो इसके अस्तित्व में आने से क्या हुआ कि एकाकी जो व्यापारी थे उनको असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में जाने में बहुत ही
बहुत ही बड़ा रोल अदा किया इसने, ठीक है, बहुत ही अच्छा अवसर दिया इसने, जिससे क्या हुआ कि अब एकाकी व्यापारी बिना दूसरे लोगों को साथ में मिलाए खुद ही अकेले ही कंपनी की स्थापना कर सकते थे, ठीक है, जिससे कि उन्हें संगठित सेक्टर के सभी लाभ प्राप्त हो जाते थे। तो इसकी स्थापना इसीलिए की गई थी कि जो संगठित असंगठित क्षेत्र है उनको संगठित क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सके। और दूसरा है गलत ढंग से होने वाली निजी कंपनी की स्थापना को रोकना। गलत तरीके से जितनी भी निजी कंपनियों की स्थापना हो रही थी उन सभी के ऊपर रोक लगाने के लिए एकाकी स्वामित्व व्यवसाय लागू किया गया, बनाया गया। एक निजी कंपनी की स्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, ठीक है, ये तो पता है आपको। यदि कोई अकेला व्यक्ति एक निजी कंपनी की स्थापना करना चाहे तो वह ऐसा कर लेता है। कैसे? इसके लिए वह किसी दूसरे व्यक्ति को एक अंश दे देता है और शेष अंश अपने पास रख लेता है। इस प्रकार 2 सदस्यों के मिल जाने से निजी कंपनी की स्थापना हो जाती है। यह देखने में लगता है कि 2 व्यक्ति कंपनी चला रहे हैं, जबकि कंपनी का स्वामी एक व्यक्ति ही होता है। इस गलत प्रचलन को रोकने हेतु ओपीसी का जन्म हुआ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक निजी कंपनी की स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास मिनिमम 2 व्यक्ति होने चाहिए। लेकिन अगर कोई अकेला व्यक्ति है और वो करना चाहे तो कैसे करता था गलत तरीके से? वो किसी भी एक व्यक्ति को अपने साथ लाएगा और पूरी कंपनी का केवल एक शेयर उसको दे देगा। एक शेयर उसको दे देगा तो अब सामने तो ये दिख रहा है कि ये 2 हैं, लेकिन मेनली वो जिसके पास एक शेयर है उसका तो कुछ है नहीं। एक शेयर से क्या करेगा? वो बाकी के वो शेयर्स खुद के पास रखता है और वो खुद कंपनी को चलाता है। और वो एक शेयर भी दूसरे व्यक्ति को इसीलिए देता है ताकि ये शो हो सके, सामने ये दिख सके कि इसके कम से कम 2 सदस्य हैं। तो इस गलत स्थापना को रोकने के लिए एकाकी स्वामित्व व्यवसाय की स्थापना हुई, ओपीसी की स्थापना हुई थी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं ओपीसी की स्थापना कैसे होती है। सबसे पहले क्या क्या किन किन चरणों को यूज करना पड़ता है, कौन कौन से चरण लेने पड़ते हैं। सबसे पहला है नाम निश्चित करना। जब भी ओपीसी की स्थापना होगी तो सबसे पहले उसका नाम निश्चित किया जाएगा। नामांकित व्यक्ति की नियुक्ति, ठीक है, नामांकित व्यक्ति होते जो उनकी नियुक्ति होगी कैसे? पार्षद सीमा नियम में एक व्यक्ति को नामांकित व्यक्ति के रूप में घोषित किया जाता है, ठीक है। पार्षद जो सीमा नियम होता है उसमें एक व्यक्ति को नामांकित व्यक्ति के रूप में घोषित किया जाता है। नामांकित व्यक्ति की नियुक्ति का उद्देश्य ओपीसी की निरंतरता को बनाए रखना होता है, ठीक है। जो नामांकित व्यक्ति होता है इसका उद्देश्य क्या होता है कि वो ओपीसी की निरंतरता, यानी कि जो ओपीसी की स्थापना हो रही है उसको निरंतर बनाए रखे, उसको निरंतर चला सके, इसलिए इसकी स्थापना की जाती है। नाम के साथ ओपीसी जोड़ना, जो भी आपने नाम निश्चित किया है उसके साथ ओपीसी जरूर जोड़ा जाता है। प्रपत्र जमा करवाना, जो भी उसके दस्तावेज हैं वो सभी को जमा करवाया जाता है। और लास्ट में समामेलन का प्रमाण पत्र इनको दिया जाता है। कंपनी का रजिस्ट्रार सभी औपचारिकताओं से संतुष्ट हो जाने पर समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर देता है, जब इसके बाद जाके आपकी ओपीसी की स्थापना कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये वो कुछ स्टेप्स हैं, जब आप ओपीसी की स्थापना करेंगे तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। अब लास्ट में आपको निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पेपर में आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा। तो निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में फटाफट देख लेते हैं क्या अंतर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका नाम कैसे होते हैं। निजी कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना लिखना अनिवार्य है। सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में केवल लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य है। मतलब कि निजी जो कंपनी होगी नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखना अनिवार्य है, इसके बिना आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्राइवेट कंपनी है। और जो सार्वजनिक कंपनी होती है उसमें केवल लिमिटेड, जैसे गेल लिमिटेड, जिस कंपनी के नाम के पीछे ओनली लिमिटेड लगा हो वो सारी की सारी सार्वजनिक कंपनियां होती हैं, जैसे गेल लिमिटेड, जेल लिमिटेड, ठीक है। और जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उसमें आपको लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ मिलेगा। जैसे लिखा हुआ होता है ज़्यादातर में शॉर्टकट में लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड एलटीडी, pvt.ltd ऐसा लिखा होता है। इसका मतलब क्या है? वो एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। और जिसमें केवल एलटीडी लिखा हो लिमिटेड, मतलब कि वो एक सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। संचालकों की संख्या। निजी कंपनी के संचालक की कम से कम 2 होनी चाहिए और सार्वजनिक में कम से कम 3 संचालक होने चाहिए, ठीक है। निजी में कम से कम 2 संचालक और सार्वजनिक में कम से कम 3 संचालक। अंशों का हस्तांतरण। निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण की स्वतंत्रता नहीं होती और सार्वजनिक कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर कोई
प्रतिबंध नहीं होता, मतलब कि स्वतंत्रता होती है। वैधानिक सभा बुलाना आवश्यक नहीं है। निजी कंपनी में अगर कुछ भी करना है तो उसकी स्थापना या किसी भी चीज़ के लिए वैधानिक सभा बुलाना जरूरी नहीं है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में बुलाना जरूरी है। कुछ भी कार्य करना होगा तो वैधानिक सभा ही बुलाई जाएगी, ठीक है। सदस्यों की संख्या, निजी कंपनी में कम से कम 2 और मैक्सिमम 200। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिकतम कोई सीमा नहीं है, इसमें कितने भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 तो होने ही चाहिए। तो ये है हमारा निजी और सार्वजनिक कंपनी में डिफरेंस, जो कि मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट कर दें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि कोई बात रह गई है जो मैं आपको नहीं समझा पाया हूँ, ठीक है। और नोट्स के पीडीएफ लेने के लिए बहुत बच्चे बोलते हैं, तो मैं उनको हर वीडियो में बताता हूँ कि नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ से आपको हर एक चीज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर इससे पहले के चैप्टर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने बताया वो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और ज़्यादातर बातें याद हो गई होंगी, क्या, ताकि जब अगली एक्सरसाइज में कराऊँ तो आपको पिछली पहले क्लियर हो जानी चाहिए। जब आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो जाए तभी आप आगे बढ़िए, अन्यथा ये एक्सरसाइज अगली एक्सरसाइज सब मिक्स हो जाता है बिजनेस स्टडी में और कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले एक को क्लियर करें तभी आगे बढ़ें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन से मिस ना होना पड़े। कमेंट जरूर करना, जो भी हो, कुछ भी बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कोई समस्या हो कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो कि बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।